इन दो देशों की जहां पर प्रमुख रूप से भूकंप देखा गया, म्यांमार और थाईलैंड की। म्यांमार में भूकंप का केंद्र था, जिसका प्रभाव बांग्लादेश, थाईलैंड, चीन और भारत के भी कुछ हिस्सों में इंक्लूडिंग कोलकाता देखा गया। अगर आप इस मैप को समझ रहे हैं तो भारत से म्यांमार सीमा साझा करता है और म्यांमार से थाईलैंड सीमा साझा करता है। म्यांमार में भूकंप का केंद्र था और उसके सराउंडिंग में सब तरफ भूकंप का इंपैक्ट गया। ज्योग्राफी में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इसके लिए प्रॉपर सिस्मोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। आज के सेशन में हम बताएंगे कि इसका मेजर रीजन क्या था जिस वजह से भूकंप यहां आया लेकिन असर इतने बड़े क्षेत्र में देखा गया। आपके सामने कुछ तस्वीरें इस बात की बयानगी हैं कि इसका असर 5 देशों में देखा गया। अब असर के रूप में जो आपको दिखाई दिया वो बिल्डिंग्स का टूटना, गिरना, इस तरह से लोगों का परेशान होना, जो कि तस्वीरों से समझाता है कि अगर भूकंप आता है तो उसका इंपैक्ट रिएक्टर स्केल पर किस तरह से नापा जाएगा, मर्कली स्केल पर किस तरह से नापा जाएगा। कुछ तस्वीरें देखें। आपके सामने ये कुछ खंडर्स की तस्वीरें हैं। यहां पर अगर आप देखें तो एक होटल के टॉप पर बना हुआ एक स्विमिंग पूल, जिसके अंदर इस तरह से जैसे कि किसी समुद्र के अंदर भूचाल आ रहा हो, जैसे सुनामी आ रही हो, टाइड्स आ रही हो, ऐसी तस्वीरें। यहां पर टूटे हुए खंडर दिखाई दे रहे हैं। एयरपोर्ट पर पैनिक की स्थिति में भागते हुए लोग तस्वीरों में थाईलैंड और म्यांमार में देखे गए हैं। बिल्डिंग्स को अगर आप किनारे से देखते हुए चल रहे हैं तो वो किस तरह से टूट चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, तस्वीरें बयान कर रही हैं। ये सड़क टूटने के निशान बताते हैं कि ये कितना भीषण हादसा था। एक हादसा जो कि इस समय सबसे ज्यादा बड़ी सुर्खी बना, वो स्थिति थी जब एक ऐसी बिल्डिंग जो कि निर्माणाधीन थी वो धर धराकर ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गई। आप यहां पर इस बिल्डिंग का टूटता हुआ जो नजारा देखें, जिसने कि पूरी तरह से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, वो गिरकर इस तरह कर भर भरा कर नीचे गिर गई जैसे ताश के पत्तों से बना महल गिरा हो। इस तस्वीर ने लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित किया कि भूकंप निश्चित ही बड़ी तीव्रता का रहा होगा। जी हां, भूकंप की तीव्रता 7.7 नापी गई थी रिएक्टर स्केल पर। भूकंप म्यांमार, थाईलैंड के अलावा भारत, बांग्लादेश और चीन में महसूस किया गया। ऐसी स्थिति में ये जो क्षेत्र थे, म्यांमार की वजह से सारे क्षेत्रों में जो स्थान में देखा गया प्रभाव है, आज हम उसकी चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। म्यांमार के अंदर मांडले नामक स्थान पर इस भूकंप का केंद्र देखा गया और फिर इसी मांडले का जो इंपैक्ट है वो थाईलैंड और सराउंडिंग क्षेत्रों में देखा गया। सड़क के ऊपर हिलती हुई, डोलती हुई इन कारों को अगर आप देखें तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप वाकई में बहुत तीव्र था। यहां पर पहला भूकंप सुबह 11:50 पर था, तो दूसरा भूकंप था जो कि 7.2 रिएक्टर स्केल पर नापा गया। इसी प्रकार से दूसरा भूकंप 7 रिएक्टर स्केल पर नापा गया, तीसरा 4.9 पर और चौथा 4.4 रिएक्टर स्केल पर नापा गया। एक दिन में 4 बार भूकंप के झटके देखे गए। इन जनरल ऐसा होता भी है कि जब भूकंप आता है तो पहले एक हल्का झटका, उसके बाद में फिर एक बड़ा झटका, फिर एक और झटका, इस तरह से 3-4 बार झटके का एक कॉमन कैरेक्टर लोग जनरली ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इसमें पहला ही झटका सबसे तीव्र था और उसके बाद में धीरे धीरे स्तर बढ़ता गया। अब ये कितना हैवी होता है, 7.2 रिएक्टर कितना होता है, 7.7 रिएक्टर कितना होता है, इसका अंदाजा आप इससे लगाएं। रिएक्टर स्केल पर जब भी एक बार आप स्केल ऊपर चढ़ते हैं तो वो पुरानी स्केल से 10 टाइम्स ज्यादा भीषणकारी माना जाता है। ऐसे में आप रिएक्टर स्केल 7 से 7.9 की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसे में इमारतें गिर जाती हैं और जमीन के अंदर के पाइप फट जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भीषण भूकंप था। मतलब लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि अगर ये भूकंप दिल्ली में आया होता तो शायद 1,00,000-1.25 लाख लोगों की जान चली गई होती, क्योंकि इतना डेंसली पॉपुलेटेड है ये जगह। यानी किसी भी डेंस जगह पर अगर ऐसा भूकंप आएगा तो भीषण त्रासदी लेकर आ सकता है। जैसे एक नदी के ऊपर बने इस 50 साल पुराने पुल का टूटना एक बड़ी सुर्खी बना। हालांकि म्यांमार और थाईलैंड में लगभग 150 लोगों की जान जाने की अभी तक मौत रिकॉर्ड की गई हैं। आगे आने वाले समय पर यह चीजें और अपडेट होती हुई देखी जा सकती हैं। एक ऐतिहासिक इमारत के अंदर, म्यांमार के अंदर का एक टेंपल जो कि बुद्ध टेंपल था, वो भूकंप के बाद कुछ इस तरह से बर्बाद स्थिति में दिखा। लोग पैनिक स्थितियों में अपने ऑफिस से बाहर आते दिखे। बिल्डिंग्स के मलबे कुछ इस प्रकार से देखे गए। ये सभी तस्वीरें बयान कर रही हैं कि भूकंप भीषण था। लोग अगर मेट्रो स्टेशन पर थे या सबवे पर थे, सब अपने अपने स्थानों से बाहर निकल करके
बाहर आ गए थे। एक और वीडियो जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें किसी होटल के ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ है और उस भूकंप की वजह से उस पूल का जो पानी है वो बह करके नीचे आता हुआ दिख रहा है। वो हिल रहा है तो पूल का पानी नीचे आ रहा है। ठीक इसी समय पर अगर आप दृश्य देखें तो यहां पर कुछ और सपोर्टिव मशीनें जो लगी हैं वो गिरती हुई टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। काफी सारी स्थितियों में जो चौंकने वाली और परेशान करने वाली स्थितियां थी, वो ट्रेन का इस तरह से हिलना जैसे कि कोई अम्यूजमेंट पार्क में कोई जानबूझकर इन्हें हिला रहा हो। लोगों को यहां पर आप खड़े हुए परेशान स्थिति में देख सकते हैं जब किसी मेट्रो स्टेशन पर, ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन कुछ इस तरह से झूलती हुई दिखाई दी। यह असर चाइना में भी देखा गया। चाइना की तस्वीरें कुछ इस तरह से निकल करके आई जिसके बारे में जानकारी मीडिया पर निकलती आई। एक तस्वीर जो कि अभी तक पुष्ट नहीं हो पाई है कि यह है कहां से, लेकिन हां कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ घटित हुआ है क्योंकि दोनों ही तरफ न्यूज एजेंसीज ने इसकी जानकारी दी है। ऐसे में एक न्यूज के अंदर यहां पर लोग आपको दिख रहे हैं और पीछे से पूल के टूटने से पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां यूनान चाइना लिखा है लेकिन वाइस ग्रेड इसी चीज को म्यांमार का बताता है। तो इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि यह वीडियो कहां का है, लेकिन हां तबाही को यह जरूर बताता है। ऐसे में जो थाईलैंड की पीएम है उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दी है। ठीक इसी प्रकार से मेजर अर्थक्वेक को देखते हुए इमरजेंसी म्यांमार में भी अनाउंस कर दी गई है। ये उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के द्वारा संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। हमने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जब ये घटना हुई उसके बाद में आपको अपडेट देने के लिए ट्विटर पर आपको अपडेट दिया, अपनी पाठशाला के ट्विटर हैंडल पर भी आपको अपडेट दिया। बात भारत की हो तो कोलकाता, इंफाल और मेघालय के पूर्वी गारो खासी हिल इलाकों में झटके देखे गए थे और बांग्लादेश के अंदर भी इसके झटके महसूस किए गए। अब सवाल आता है कि ये झटके आए क्यों थे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप भूकंप की बात कर रहे होते हैं तो सामान्यतया टेक्टोनिक एक्टिविटीज को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज में जब भी धरती की सतह के भीतर की जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, धरती के भीतर की प्लेट्स को आसान भाषा में हमने कईयों बार ज्योग्राफी में समझाया है। इसे आप कुछ इस तरह से समझें कि पृथ्वी के अंदर अगर पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना की चर्चा करें तो सबसे ऊपर अगर आप क्रस्ट की बात करें, मध्य में मेंटल की बात करें और अंदर कोर की बात करें तो क्रस्ट बिल्कुल वैसे है जैसे दूध के ऊपर जमी हुई मलाई होती है। मतलब कि यह मेंटल के ऊपर जमा हुआ एक कड़क हिस्सा है जो कि पूरी धरती को कवर गोल करने के चक्कर में बीच में दरार देखता है। क्रस्ट को जब आप इस तरह की तस्वीरों में देखते हैं तो समझ पाएंगे कि ये पूरी धरती जो है ना, ये क्रस्ट से बनी है। इसमें कहीं पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो कहीं ओशियनिक क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो आप और हम उस पर रहते हैं और ओशियनिक क्रस्ट है तो उसमें पानी रहता है। लेकिन धरती पूरी तरह से क्रस्ट से घिरी है और इसी क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज चल रही होती हैं। मेंटल गर्म है, उसके अंदर जो उपस्थित मैग्मा है वो उबाले मार रहा होता है और उनके उबाल मारने से कई बार इस तरह की जो प्लेटें हैं जो कि क्रस्ट के अंदर क्रैक्स के रूप में दिखाई दे रही हैं, नीचे के मैग्मा की वजह से ये अपने स्थान से सरक जाती हैं। इसे और आसान रूप से समझें तो आप दूध का उबलना समझ सकते हैं। जैसे आप जब दूध को उबलता देखते हैं और उसके ऊपर जमी हुई मलाई देखते हैं तो दूध जब उबल रहा होता है तो मलाई के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं और दूध तेजी से उबलता है तो वो क्रैक्स नीचे जाकर पानी में दबने लगते हैं या दूध में दबने लगते हैं। कुछ समय बाद वो मेल्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर भी सिस्मिक गतिविधियों को कुछ ऐसे ही समझाया जा सकता है कि किस तरह से कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है या ओशियनिक क्रस्ट है वो धरती की सरफेस में जो मेंटल है उसके अंदर आ रहे मैग्मा के उबाल से अपने अंदर परिवर्तन देखता है। और जब क्रस्ट के ऊपर उपस्थित ये सतह की जो चट्टानें हैं ये अपने अंदर परिवर्तन देखती हैं तो अपने ही भीतर इस तरह के मूवमेंट्स देखती हैं कि वो कहीं तो एक दूसरे से दूर हटती हुई दिखाई देती हैं। अगर उम्मीद करें कि ये दो प्लेट एक दूसरे से यहां से दूर हट रही हैं तो स्वाभाविक है कि ये वाली प्लेट किसी और प्लेट के नजदीक जा रही होगी। ऐसे ही अगर ये प्लेट दूर हट रही है तो स्वाभाविक है कि ये दूसरी प्लेट के नजदीक जा रही होगी। तो इस प्रकार से गतिविधियां प्लेटों के एक दूसरे से हटने की और नजदीक आने की दिखाई देती हैं। जब भी कोई सिस्मिक गतिविधि होती है तो ऐसे में प्लेटों का सरकना प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर अध्ययन किया जाता है। प्लेट जब एक दूसरे से सरकती हैं तो किसी जगह जहां से सरक कर दूर जाती हैं वहां दरार बनाती हैं और जहां एक दूसरे से टकराती हैं वहां भूकंप लाती हैं। बनाती वहां पर भी भूकंप की स्थिति से पहले वो लावा की स्थिति को पैदा करती हैं जिन्हें आप ज्वालामुखी के रूप में पढ़ते हैं। तो जहां टकराती हैं वहां ज्वालामुखी के चांसेस बढ़ जाते हैं और जहां से दूर होती हैं वहां पर ट्रेंचेस बन जाती हैं, खाई बन जाती हैं।
ऐसे में भूकंप की स्थितियों में प्लेट्स के बारे में अगर पता हो कि कहां कहां पर प्लेट्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट से कनेक्टेड है, तो आप भूकंप की प्रायर लोकेशन पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आज के भूकंप की लोकेशन आप पहचाने, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि यह भूकंप कहां आया था। उदाहरण के लिए, अगर आप इंडियन प्लेट पर हैं और इंडियन प्लेट से आप अगर यूरेशियन प्लेट की तरफ चलते हैं, तो आप लोकेशन को एक बार के लिए ऑब्जर्व कीजिए। ये इंडियन प्लेट है और इस इंडियन प्लेट के साथ में ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जहां टकरा रही हैं, ये वाली वो जगह है जहां पर आज भूकंप का केंद्र रहा है। ये वाला वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर आज भूकंप ऑब्जर्व किया गया है, दैट इज इन म्यांमार, जहां पर यह गतिविधि देखी गई है। तो इसका मतलब यह है कि भूकंप जो है वो यहां से ओरिजिनेट हुआ। अब बड़ा सवाल है कि क्या जरूरी है कि यहां से प्लेट सरकी हो या यहां पर प्लेट एक दूसरे के नजदीक आई हो? क्या तीसरी गतिविधि नहीं हो सकती? हो सकती है, और वो गतिविधि है प्लेटों का एक दूसरे के सामने आमने सरक जाना, इस तरह से जैसे बिल्कुल दो किताबों को आप रखें और आगे पीछे आप उन्हें सरका दें। तो इस तरह से प्लेटें सरकने की गतिविधि भी देखी जा सकती हैं। तो आप पूछेंगे तो फिर हमें महसूस क्यों नहीं हुआ? हुआ, जहां जहां इनका प्रभाव क्षेत्र था वहां वहां ये सब चीजें महसूस हुई हैं। आप अगर ऑब्जर्व करें तो दुनिया के अधिकांश भूकंप, उदाहरण के लिए अगर आप इस प्लेट का हिस्सा देखें, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से कनेक्टेड हिस्सा देखें, तो यह हिमालय वाला क्षेत्र है। आपको याद होगा काठमांडू में आया भूकंप, नेपाल में आया भूकंप, भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में आया भूकंप। हमारा जो हिमालय है वो भारत का भूकंप प्रोन क्षेत्र है, वहां अर्थक्वेक सबसे बड़ी मात्रा में आते हैं। ऐसे ही यहां पर अगर आप देखें तो इंडियन प्लेट का इस जगह से यहां बड़ी मात्रा में भूकंप हमेशा ऑब्जर्व किए जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय पहले तुर्की में भूकंप आया था, तो वो अरेबियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से जो पॉइंट बना था वहां पर भूकंप आया। तो दुनिया में जहां जहां भी प्लेट के ज्वाइनिंग बिंदु हैं वहां पर भूकंप आते हैं, और जिनको इस बारे में पता है वो ऐसी जगह पर बड़ी बिल्डिंग बनाने से बचते हैं। जिन्हें भूकंप से डर लगता है वो ऐसी क्षेत्रों में जाने से बचते हैं। एक और मैं याद दिलाता हूं, भारत में एक बार बहुत भीषण भूकंप आया था, कच्छ का भूकंप जिसे आप कहते हैं। अगर आप उसे देखें तो वो भी अरेबियन प्लेट जब इंडियन प्लेट से जहां टकराती है, ये गुजरात का वो कच्छ वाला क्षेत्र है जहां भूकंप आया था। तो कुल मिलाकर प्लेट्स के जहां जंक्शन होते हैं वहां पर भूकंप कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए इन्हें भूकंप प्रोन एरिया यानी अर्थक्वेक प्रोन एरिया कहा जाता है। तो जहां पर अभी यह भूकंप देखा गया वो संगाइन फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। संगाइन फॉल्ट पर यह ऑब्जर्व किया गया और यहां पर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट था, यानी कि प्लेट्स एक दूसरे के आगे पीछे सरकी थी, जिसकी वजह से इस भूकंप को ऑब्जर्व किया गया। अब सवाल है कि आपने इतनी चर्चा कर दी है, अब हमें भी चेक करना पड़ेगा कि हम कौन से क्षेत्र में रहते हैं। क्या हम अर्थक्वेक प्रोन एरिया में तो नहीं रहते? सामान्यतया जो हिमालय से ज्यादा दूर जा रहे हैं, दक्षिण भारत की तरफ जा रहे हैं, वो अर्थक्वेक से बच गए हैं। अर्थक्वेक उनके संभवतया नजदीक नहीं पहुंचेगा। और भी ज्यादा अगर मध्य भारत से और नीचे की तरफ निकल गए हैं तो आप भूकंप से बच गए हैं। तो आपके लिए तो ये सेशन बचा नहीं। जो बचा वो उत्तर भारत के लोगों के लिए बचा, जो मेरी भाषा भी समझ पा रहे हैं। आप अगर कभी ऐसी अर्थक्वेक की स्थिति आते आसपास देखें तो क्या करें? बचाव ही आज चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। अगर ऐसी स्थितियां कभी आपके साथ बने तो एक तो आंसर यह है कि जो करना है अर्थक्वेक को करना है, मैं तो क्या ही करूंगा। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने आप को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। बोले वाह, ये तो कोई भी करेगा, लेकिन सुरक्षित होता कहां है? सुरक्षित वो जगह है जहां पर आप अपने सर को बचाकर छुप सकें, या फिर जहां पर आप जमीन में बैठ सकें, क्योंकि कोई भी चीज आपके ऊपर आकर गिरे तो कहां गिरने के सबसे ज्यादा चांसेस हों और कहां नहीं, ये सोच करके आप अपने आप को एडजस्ट करें। बाकी जो होना है वो तो होकर रहेगा, बस इसी के साथ आप आगे बढ़ते रहें। लेकिन हाँ, फिर भी सुरक्षा ही या बचाव ही सुरक्षा है, ये ज्यादा उचित रहेगा कहना। फिलहाल के लिए इतना ही, और